गुड मॉर्निंग टू ऑल स्टूडेंट्स। आज मैं आपकी पाठ्य पुस्तक संस्कृत नवनीत कक्षा 7 का पाठ 2 जिसका नाम है संधि, इसके बारे में आपको समझाऊंगी। तो इसका टॉपिक है हमारा संधि अथवा संधि विच्छेद। कि संधि की हमें परिभाषा बतानी है, बताई हुई है, वो मैं आपको समझाऊंगी। और संधि विच्छेद कैसे करते हैं उसके बारे में इस पाठ में आपका नॉलेज है। तो बच्चों, सबसे पहले हम देखते हैं संधि प्रकरण, संधि की परिभाषा। संधि की परिभाषा देखिए, वर्ण संधानम संधि। इसका अर्थ है, देखो, इस नियम के अनुसार दो वर्णों के मेल को संधि कहते हैं। ये तो आपने लास्ट क्लास में भी पढ़ा होगा कि दो वर्णों के मेल को क्या कहते हैं, संधि कहते हैं। जैसे ए जमा ए, तो क्या बन गया, आ। ये दोनों लघु हैं, ह्रस्व है, और ये है दीर्घ बन गया है। यहाँ पर दो ए जमा ए मिलकर आ हो गया, अतः इसे संधि कहते हैं। भाव यह है कि दोनों वर्णों के मेल से जो विकार उत्पन्न होता है उसे संधि कहते हैं। समझ में आया होगा, दो वर्णों के मेल को क्या कहते हैं, संधि। प्रथम पद के अंतिम वर्ण तथा द्वितीय पद के प्रथम वर्ण में संधि होती है। जो भी हमारा प्रथम वर्ण है, प्रथम पद है, उसका हमारा अंतिम वर्ण, जो भी हमारा शब्द लिखा हुआ है उसका अंतिम वर्ण, जो भी लास्ट में आता है वर्ण, वो, और दूसरे पद का जो दूसरा शब्द है उसका प्रथम वर्ण, पहला वर्ण क्या कहलाता है, संधि होता है। जैसे उप के ए तथा इंद्र के ई को मिलाकर ए बना है, उपेंद्र पद का निर्माण हुआ। तो उप के ए कैसे आया, आप देखो, आपको इसी में बता दूंगी। ऊ क्या है, हमारा स्वर है, तो इसके साथ में हमें कुछ नहीं जोड़ना है, स्वर के साथ स्वर नहीं आएगा। फिर आएगा जमा पे, आधा पे, नीचे हलंत लग गया, आधा पे, और जमा ए। तो उप का संधि विच्छेद क्या हो गया, ऊ जमा पे जमा ए। तो इसका अंतिम वर्ण क्या है, ए, ये दे रखा है, ऐसे हुआ है ये ए। और फिर दूसरा शब्द हमारा क्या है, इंद्र है, का ई, ये तो उप का हो गया, और इंद्र है, इसका ई। ये ई क्या है, पहला वर्ण है, तो ए और ई मिलकर क्या बनता है, ए। तो हम इसको क्या लिखेंगे, उप इंद्र नहीं लिखेंगे, इसको हम लिखेंगे उपेंद्र है। क्या लिखेंगे, उपेंद्र है। शायद आपको समझ में आया होगा जिस हिसाब से मैंने समझाया है। आगे बढ़ते हैं बच्चों, संधि के नियम। अब यहाँ पे क्या बताए हुए हैं हमें, संधि के नियम। संहितै पदे नित्या धातुपसर्गयो, नित्या समासे वाक्ये तु सा विवक्षापेक्षते। तो इसका अर्थ है, इस पद में संधि नित्य होती है। इस पद में क्या है, संधि नित्य होती है, और धातु तथा उपसर्ग के योग में समास में संधि अवश्य करनी चाहिए। तो संधि का नियम हमें क्या बताता है कि एक पद में संधि नित्य होती है, यानी हमेशा होती है। जो भी एक पद होता है उसमें संधि हमेशा होती है, नित्य होती है, और धातु तथा उपसर्ग के योग में, धातु और उपसर्ग के योग यानी जोड़ में समास में संधि अथवा संधि अवश्य करनी चाहिए। जैसे इसमें दे रखा है एक पद में, तो यहाँ एक पद बता रखा है। एक पद में जैसे भो जमा अति,
तो क्या बन गया? भवती। भो जमा अति क्या बन गया? भवती। यहाँ पे ओ है अंतिम इसका वर्ण और यहाँ ए है। ओ और ए मिलके क्या बन गए? वे। पौ जमा अख, तो ओ और ए मिलके क्या बन गए? वे, पावक। समझ में आ रहा होगा। फिर है दूसरा, धातु और उपसर्ग के योग में प्रे जमा एजते। धातु और उपसर्ग के योग में तो प्रे जमा एजते बराबर प्रेजते। फिर है सम जमा हरते, संहरते, कि यहाँ पे उपसर्ग और धातु दोनों मिल गई है। प्रे हमारा क्या है? प्रे हमारी धातु है और एजते इसका ए क्या है? उपसर्ग है। तो ये ए की मात्रा प्रे पे आ जाएगी। ठीक है। अब यहाँ क्या था? संहरते। तो यहाँ आप सोच रहे होंगे इस पे अनुस्वार कैसे आई, ये बिंदु कैसे आई? तो यहाँ आप देखो से पूरा है, हमारा मैं क्या है? आधा है, क्योंकि इसके बाद में कोई भी स्वर नहीं है, तो ये हमारा आधा ही वर्ण जोड़ा जाएगा। तो इसको हम नीचे नहीं लिखकर ऊपर अनुस्वार लगा देंगे, संहरते। ठीक है। अब नंबर 3, समास में। यहाँ ये दो हो गए एक पद में, धातु और उपसर्ग में, फिर समास में। अब अंतिम है हमारा समास में, पितम अंबरम यस्य सह। तो इसको हम कैसे लिखेंगे? पिताम्बरः। कैसे लिखेंगे? पिताम्बरः। इनके अतिरिक्त वाक्य में संधि करना न करना अपनी इच्छा पर निर्भर है। इनके अतिरिक्त जो भी वाक्य हैं उनमें संधि करना या नहीं करना वो अपनी इच्छा पर निर्भर है। किंतु अच किसको कहते हैं? स्वर को। से रहित वर्ण को परस्पर मिला देना चाहिए। जैसे श जमा रे जमा ई क्या बन गया? श्री। तो इसके बाद में हमारा कोई स्वर नहीं है, इसके बाद में भी हमारा कोई स्वर नहीं है इसके बाद में, इसके श के बाद में कोई स्वर नहीं है, रे के बाद में स्वर है हमारा ई। तो श्रेय आधा हो गया श और नीचे रे लगा दिया और बड़ी की मात्रा हो गई, तो ये क्या बन गया? श्री। फिर है कु जमा तय जमा रे जमा ए, तो क्या बन गया? कुत्र। तय के बाद में कोई स्वर नहीं है, डायरेक्ट रे है, तो ये तय और रे मिलके क्या बन गया? त्रय, कुत्र। फिर है पे जमा रे जमा ए, क्या बन गया? प्रे आदि। संधि के 3 मुख्य प्रकार होते हैं, स्वर, व्यंजन और विसर्ग। संधि के 3 मुख्य प्रकार होते हैं। बच्चों ये ध्यान रखने योग्य बात है कि संधि के कितने प्रकार होते हैं? 3, स्वर, व्यंजन और विसर्ग। स्वर्ग को अच संधि भी कहा जाता है। स्वर को क्या कहा जाता है? अच संधि। तो बच्चों अब हम स्वर के बारे में पढ़ेंगे। जब दो स्वर वर्ण परस्पर मिलते हैं, जब दो स्वर वर्ण परस्पर मिलते हैं और उनके मिलने पर जो विकार उत्पन्न हो उसे स्वर संधि कहते हैं। जैसे उपेंद्र, नदिश, तथैव। इसमें क्या बता रखा है? जब दो स्वर दो ए आ ई इनमें से कोई भी 2 स्वर अगर आपस में परस्पर मिलते हैं तो विकार उत्पन्न होते हैं, और उस विकार उत्पन्न होने को हम क्या कहते हैं? स्वर संधि। जैसे उपेंद्र, यहाँ आपको एग्जाम्पल दिया हुआ है, इसका
मैंने आपको ऊपर भी समझाया था, ये रहा। ये ऊ भी क्या है, स्वर है, और ई भी स्वर, सॉरी ये ए और ई दोनों स्वर हैं। इससे क्या विकार उत्पन्न हुआ, ये ए बन गया, ये भी क्या है, स्वर है। तो इन दोनों के परस्पर मेल से जो विकार उत्पन्न होता है वो क्या कहलाता है, स्वर। अब है व्यंजन। जब दो व्यंजन परस्पर मिलते हैं और उनके मिलने पर जो विकार उत्पन्न होता है उसे व्यंजन संधि कहते हैं। व्यंजन संधि किसे कहते हैं, जब दो व्यंजन जैसे कै से लेके है तक, ये दो, इनमें से कोई भी दो व्यंजन आपस में अगर मिलते हैं और उन दोनों के आपस में मिलने पर जो विकार उत्पन्न होता है उसे क्या कहते हैं, व्यंजन संधि। जैसे सच्चरित्रः, राम षष्ठः, जगदीशः, हरिवंदने, हरिन वंदे, तच्छीलय, उद्धारय। तो ये क्या है, हमारे व्यंजन हैं, व्यंजन संधि के शब्द हैं। अब है हमारा अंतिम विसर्ग। विसर्ग किसको कहते हैं, विसर्ग संधि, जब विसर्ग का मेल विविध वर्णों से होता है। जब विसर्ग का मेल विविध वर्णों से होता है तब जो विकार उत्पन्न होते हैं उसे विसर्ग संधि कहते हैं। जहाँ पे भी अगर विसर्ग है और उसका मेल किससे होता है, अन्य वर्णों से, दूसरे वर्णों के साथ उसका मेल होता है और जो भी उससे विकार उत्पन्न होता है वह क्या कहलाता है, विसर्ग संधि। रामस्तथा, इसके उदाहरण हैं, देखो, रामस्तथा कोपी पितुरुपदेशे देश रामो वदति। तो ये उसके उदाहरण हैं विसर्ग संधि के। अब है पाठ्यक्रमानुसार स्वर संधि ही अपेक्षित है, अतः स्वर संधि का वर्णन। स्वर संधि के भेद, यहाँ स्वर संधि के भेद दिए हुए हैं। पहला भेद है दीर्घ स्वर संधि। इसका क्या सूत्र है, दीर्घ स्वर संधि का, अकह से वर्णे दीर्घ है। ये किसका सूत्र है, दीर्घ संधि का सूत्र है। जैसे आपके मैथ में सूत्र होते हैं वैसे ही हमारे संस्कृत में भी सूत्र हैं। तो दीर्घ संधि का सूत्र क्या है, हमेशा आपको याद रखना पड़ेगा और इससे आपको फ़ायदा भी होगा, बेनिफिट भी होगा। अकह से वर्णे दीर्घ, ये क्या है, इसका सूत्र है। तो इसका मतलब देखो क्या है, यदि अक अर्थात ह्रस्व या दीर्घ ए, ई, उ, री, री के बाद उसी समान स्वर, उसी के समान स्वर आवे तो दोनों मिलकर दीर्घ हो जाते हैं। इसमें क्या बता रहा है, यदि अक, अक किसको कहा गया है, अर्थात ह्रस्व या दीर्घ। ह्रस्व लघु भी बोल सकते हो आप, छोटा, और दीर्घ मीन्स बड़ा होता है। तो इसमें हमारी संस्कृत भाषा में है, यदि अक, अक का मतलब अर्थ, अक का मतलब है ह्रस्व या दीर्घ, लघु या बड़ा, इनमें से कोई भी हो, ए, ई, ये जो शब्द हैं इनमें से जो भी हो, उन दोनों के मिलने से दीर्घ हो जाता है। जैसे ए जमा ए बराबर क्या हो गया, आ। ठीक है, फिर ए जमा आ, दोनों को मिलाकर क्या बन गया, आ। पहले इसमें क्या बताया कि ह्रस्व या दीर्घ दोनों मिलकर जो भी वर्ण उत्पन्न होता है वह दीर्घ होता है। आ जमा ए बराबर आ जमा आ बराबर आ। तो इनको आपको ध्यान रखना पड़ेगा। ई
छोटी ई जमा छोटी ई मिलकर क्या हो गई बड़ी ई, छोटी ई बड़ी ई मिलकर ई। फिर ये देखो ऊ जमा ऊ बड़ा ऊ, छोटा ऊ जमा बड़ा ऊ बराबर बड़ा ऊ। तो आपको ये ध्यान रखना पड़ेगा कि दीर्घ संधि कहाँ पर आएगी। अब है जब ए या आ के बाद ए या आ आवे तो दोनों के स्थान पर आ दीर्घ हो जाता है। इसमें देखो अच्छे से एक्सप्लेन कर रखा है, जब ए या आ के बाद में ए या आ आए तो दोनों का क्या हो जाएगा दीर्घ हो जाता है। जैसे हिम जमा अद्री हिमांद्री, तो इसमें मैं के बाद में ए छुपा हुआ है और यहाँ पे भी ए है, तो ए जमा ए बराबर क्या हो गया आ। तो हिम जमा आंद्री हिमांद्री, इसको हम लिखेंगे, इसका संधि विच्छेद और करेंगे। एक समझाऊंगी आपको। सॉरी, जैसे इसका संधि विच्छेद करेंगे है जमा ए जमा सॉरी ए नहीं आएगा ई आएगा, ई की मात्रा है ना इस पे हिमांद्री, ई जमा मैं जमा ए, ये तो किसका हो गया हिम का संधि विच्छेद हो गया। फिर अद्री ए, ये तो खुद एक स्वर है। फिर आएगा दे जमा रे जमा ई, तो इसमें क्या बता रखा है ए जमा ए, तो ये देखो लास्ट का ए और फर्स्ट का ए दोनों मिलकर क्या हो गए आ, तो मैं पे आ की मात्रा लग जाएगी। जैसे इसमें बता रखा है ए जमा ए बराबर आ। इसी तरह से ये है हिम प्लस आलय, तो ए जमा आ मिलकर क्या हो गया हिमालय है। विद्या जमा आलय है विद्यालय है। विद्या जमा अर्थी विद्यार्थी। अब है जब ई या ई के बाद ई या ई आए तो दोनों के स्थान पर दीर्घ ई हो जाती है। ये मैंने आपको ऊपर भी बताया है, ये जो लाइन है इसका ही एक्सप्लेनेशन है यहाँ पे। जैसे कवि जमा इंद्र है, तो क्या बन गया कविंद्र है। तो यहाँ की ई और ये ई दोनों मिलकर, ये भी छोटी ई है ये भी छोटी ई है, दोनों मिलकर क्या बन गई बड़ी ई। तो इस पे हम छोटी मात्रा ना लगाकर बड़ी मात्रा लगाएंगे कविंद्र। ठीक है। अब है गिरी जमा ईशय गिरीशय है। इसमें देखो छोटी ई है फिर बड़ी ई है, पर दोनों मिलकर क्या बनेंगी बड़ी ई। फिर है श्री जमा ईशय, तो श्री में बड़ी ई है, यहाँ पे भी बड़ी ई है, तो दोनों बड़ी ई मिलकर क्या बन गई बड़ी ई। दीर्घ ही बनेगी क्योंकि यह हमारी दीर्घ संधि चल रही है। फिर है सुधि जमा इंद्र सुधींद्र, तो इसमें बड़ी ई है ये छोटी ई है, तो दोनों मिलकर क्या बनी बड़ी ई। अब है बच्चों इसमें यदि ऊ या ऊ के बाद में ऊ या ऊ आए तो दोनों के स्थान पर मिलकर ऊ दीर्घ हो जाता है। ठीक है। अब भानु जमा उदय भानुदय, अब इसमें भी छोटा ऊ है, छोटे ऊ की मात्रा है, यहाँ पे भी छोटा ऊ है, तो दोनों मिलकर दीर्घ ऊ हो गया, तो यहाँ पे दीर्घ ऊ की बड़े ऊ की मात्रा लग गई। अब है नेक्स्ट लघु जमा उर्मी, तो इसको हम कैसे लिखेंगे लघुर्मी। यहाँ पे छोटा ऊ है यहाँ पे बड़ा ऊ है, दोनों मिलकर क्या बन गए बड़ा ऊ। यह है हमारी दीर्घ संधि हो गई बच्चों।
इसी तरह से ये दिया हुआ है री या री, इन दोनों के स्थान पर री दीर्घ आएगा। जैसे होत्री जमा रिकार, तो क्या आएगा? होत्रीकार। ये बड़ा री है। री से ऋषि तो आप पढ़ते हो, इसमें देखो थोड़ा सा अलग से मोड़ा हुआ है, तो ये बड़ा री हो गया। इसमें भी दिखाया हुआ है दीर्घ री बड़ा री, ऐसे लिखते हैं। ये हमारा री है छोटा। फिर है मातृ जमा ऋणम, मातृणम। आप लगभग ऐसे ही लगाते हो हमेशा हिंदी में, होत्रीकार, पर जब दीर्घ ई हो जाता है, दीर्घ री हो जाता है, तो हमें इसको डबल कर देना होता है। जो हम सिंगल री लगाते हैं उससे डबल हो जाता है। तो ये हमारा होत्रीकार, तो बड़ा री हो गया है हमारा, यहाँ दीर्घ संधि हो गई है। तो बच्चों, ये हमारे दीर्घ संधि के उदाहरण कंप्लीट हो गए हैं और मैंने आपको ये समझा दिया है। फिर भी आपको इसमें कोई प्रॉब्लम आ रही है तो आप मुझे पूछ सकते हैं। थैंक्स।